तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ था। तो आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ था। ऐसा प्रश्न लेखक को सोचने पर भी मजबूर कर दिया था कि सचमुच नाखून बार बार काटने के बावजूद भी इस प्रकार से क्यों बढ़ा करते हैं। तो आई होप आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक की ही पुत्री यानी उनकी छोटी सी लड़की के माध्यम से उपस्थित होता है। उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है ये क्वेश्चन कि आखिर नाखून को बार बार काटने के बावजूद इस प्रकार से क्यों बढ़ा करते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बहादुर ने लेखक का घर आखिर क्यों छोड़ दिया। काफ़ी ही मज़ेदार कहानी है जिसका नाम है बहादुर। तो आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि दिन रात लेखक के पुत्र के द्वारा पिटाई, मालकिन का झिड़कना एवं थप्पड़ लगाना, अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। देखिए, बात है ये नेपाल की। नेपाल का एक रहने वाला बहादुर एक लड़का है। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो जाती है। एक दिन की बात है कि लेखक बार बार छोटी मोटी बातों पर हमेशा बहादुर को पिटाई करता रहता था। लेखक की पत्नी यानी उनकी मालकिन बात बात पर झिड़कती रहती थी, हमेशा थप्पड़ लगा देती थी। अंततः बहादुर को चोरी के झूठे आरोप लगने के कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। दोस्तों, आसान शब्दों में लिखिएगा कि कवि अपने आंसुओं को उस सज्जन के आंगन में पहुँचाना चाहता है जहाँ प्रेम की वर्षा होती होगी, जहाँ प्रेम की वर्षा अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए होती होगी। तो काफ़ी सिंपल तरीके से इसका आसानी तरीके से आंसर आप इसका लिख सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से जाकर इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखे, यानी दिए गए कविता के लाइन का आप सभी को व्याख्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। यहाँ पे भारत माता आपके पाठ्य पुस्तक का काफ़ी ही सुप्रसिद्ध कविता है जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। देखिए, कविता का लाइन कहता है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल, गंगा जमुना के आंसू जल, फिर भी प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो इस लाइन का आप व्याख्या आसान तरीके से कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा की हिंदी का भारत माता चैप्टर से उद्धृत है जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये कविता की शुरुआती लाइन है, शुरुआती पंक्ति है। गांव में बसने वाली भारत माता आज धूल धूर्षित सस्य श्यामल बनकर उदासीन हो गई है। उनका आंचल मैला हो गया है, गंगा जमुना के निर्मल जल भी प्रदूषित हो गए हैं। इनके मिट्टी में पहले जैसा प्रतिभा और यश नहीं रहा, वह अपने दीन दशा पर उदासीन और मलिन है। काफ़ी ही सिंपल तरीके से आप इस प्रकार से इसका व्याख्या कर सकते हैं। हालांकि भारत माता चैप्टर से हमेशा एक कविता का लाइन मैट्रिक एग्जाम पेपर में व्याख्या करने के लिए ज़रूर पूछा जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। देखिए, सेन साहब आखिर उनके पास कौन ऐसी मजबूरी रहती है जो अपने ही बेटे कासू को विद्यालय पढ़ने के बजाय उसे बढ़ई मिस्त्री या लोहा पर पीटने वाले कारीगर के पास काम में लगा देते हैं। देखिए, कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है, यानी सेन साहब के पास कासू के अलावा कोई अन्य बेटा उनके पास नहीं रहता है। वह काफ़ी ही ज़्यादा शरारती एवं गैर जिम्मेदार लड़का है।
उसकी शिक्षा दीक्षा किसी अच्छे स्कूल में ना होकर कल कारखानों के बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने ठोकने इत्यादि संबंधित कार्य करने के लिए हुआ था और उन्हें इन्हीं से संबंधित कार्य सिखाया जाता है। किनको? तो सेन साहब के लड़के कासू को। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व के किस समस्याओं को उजागर करती है। देखिए, एक वृक्ष की हत्या से एक क्वेश्चन लिया गया है कि जो एक वृक्ष की हत्या नामक जो कविता है आपके पाठ्य पुस्तक की, ये विश्व के किस समस्याओं को उजागर करती है। तो आसान तरीके से ऐसा लिखिएगा कि प्रस्तुत कविता में बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस तरह प्रकृति का दोहन होते जा रहा है, लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः शिकार हो जाएगी। यानी कवि इस लाइन के इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति संसाधनों का आज मनुष्य दोहन करते जा रहा है, सारी दुनिया स्वतः प्रकृति का शिकार हो जाएगी। वृक्ष की अनाधून कटाई, बढ़ती हुई असंख्य जनसंख्या, समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठना, ये सभी विनाश का ही तो सूचक है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, फिर भी हम इसे निष्ठुरता से काटते जा रहे हैं। उसके बाद में अंत में कवि कहता है कि आज मानव के पास आँख होते हुए भी अंधा हो गया है। कवि इस समस्याओं को काफ़ी ही चिंतित है। उन्हें लगता है कि दुनिया जल्द ही समाप्त होने वाली है। यानी वृक्ष को काटना अपने आप को मृत्यु के मुंह में डालने के जैसा है। आप सभी को बता दें कि ठंडी छांव देने वाला वृक्ष आज मनुष्य के निष्ठुरता के कारण काटे जा रहे हैं। अतः कवि कहना चाहता है कि यदि समय रहते हुए इन समस्याओं पर निजात पाने के लिए यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जीव जगत स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि हम तमाम मानववासियों के लिए पेड़ पौधे हमारे मित्र स्वरूप हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है इस पृथ्वी से, इस सृष्टि से मानव जीवन का विनाश हो जाएगा। अतः हम सभी का कर्तव्य बनता है कि पर डे नहीं तो कम से कम महीने में 1-2 पेड़ ऐसे ज़रूर लगाने चाहिए जिससे मानव जीवन के लिए कल्याण साबित हो सके, रक्षा हो सके। अब देखिए अगला सवाल कहता है, सातकोड़ी होता ने अपने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास क्यों रखा है। देखिए, रचना भाव का मुख्य द्वार शीर्षक होता है, ये आप सभी को मालूम होगा। शीर्षक रचना की गुरुत्वता एवं व्यापकता को परिलक्षित करती है। शीर्षक का चयन मुख्यतः घटना पात्र, घटना स्थल, घटना उद्देश्य एवं मुख्य विचार बिंदु के आधार पर किया जाता है। विद्वानों के अनुसार शीर्षक की सफलता औचित्य एवं मुख्य विचार सार्थकता उसकी लघुता एवं भाव व्यंजना पर निर्भर करती है। आलोच्य कहानी का शीर्षक इस कहानी के मुख्य चरित्र से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी पर लक्ष्मी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का छाया हुआ है। मेहनत करने वाली लक्ष्मी पति से दूर रहकर अपना भरण पोषण करती है। पति द्वारा भेजी गई राशि से उसका घर का खर्चा नहीं चल पाता है तो अंत में वह तहसीलदार साहब के घर पे जाकर अब उसके बेटा बेटी का पालन पोषण करती है और उससे गांव में बाढ़ आने का भी खतरा रहता है। लक्ष्मी एवं उसके गांव के लोगों को जैसे आत्मविश्वास खो जाता है, शायद लेखक का मन बैठ गया। अंत में उपयुक्त दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक एवं समीचीन है। अब देखिए अगला सवाल काफ़ी ही लाजवाब है और मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पप्पाती अस्पताल में भर्ती आखिर क्यों नहीं हो पाती थी। तो आसानी तरीके से आंसर लिखिएगा कि अस्पताल में कर्मचारी खानापूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। यानी सरकारी अस्पताल की हालत आज के समय में क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अस्पताल के कर्मचारी खानापूर्ति करने में व्यस्त रहते हैं। अपने हृदय में मानवता सहिष्णुता का कोई भाव नहीं रहता है। उनके हृदय में यदि सोचिएगा कि इंसानियत की भावना तो भाई ज़रा सा भी नहीं रहती है। गरीब तबके के लोगों पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। हर कर्मचारी अपना काम दूसरे पे सौंप देता है। बेड खाली होने का बहाना बनाकर पप्पाती को सुबह लेने के लिए कहा जाता है। अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के कारण पप्पाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। अब अगला सवाल कहता है कि पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को ही क्यों मानते थे। देखिए एक बार की बात है कि बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ी जज माँ को ही मानते थे। इसका एक कारण था।
जब वे नाच देखती थी तो बिरजू महाराज पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ माँ। तो माँ कहती थी कि नहीं बेटा, तुम तो अपनी पिता के तस्वीर हो। बैठने, उठने, बोलने, नृत्य करने का सारा कुछ पिता का ही है। इस प्रकार बिरजू महाराज अपनी ही माँ को जज के बराबर मानते हैं और जज के रूप में निर्णय देकर बेटे को प्रोत्साहित करती रहती है। अब देखिए अगला सवाल कहता है कि संतू आखिर मछली लेकर क्यों भागा था। तो देखिए संतू मछली लेकर इसलिए भागता है क्योंकि वो कुआं में डालकर मछली को जिंदा पाल सके और मछली जिंदा पलकर बड़ी हो जाए। अब अगला सवाल कहता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का जो जरूरी अंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। आसान शब्द में ऐसा लिखिएगा कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जीतना, सत्य से एवं असत्य को पराजित करने की कला परिचित हो, अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त करने का बल अपने भीतर पैदा कर सके। महात्मा गांधी के अनुसार सबसे उन्नत एवं सबसे बढ़िया शिक्षा यही होना चाहिए। यानी एक शिक्षित मनुष्य में कुछ प्रेम की भावना ऐसी होनी चाहिए कि नफरत को भी प्रेम से जीत सके, असत्य को सत्य से पराजित कर सके और हिंसा को अहिंसा से विजय प्राप्त कर सके। अब अगला सवाल कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि आपके पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा की हिंदी गोधूली का पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और यह एक निबंध है। इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। आसान शब्द लिखेगा कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। हालांकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। परंपरा पेशा से व्यक्ति दक्ष हो जाता है और ये अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है। और देखिए कहता है वाणी कभी इसके समान हो जाती है। हालांकि जब ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है तो आंसर लिखिएगा राम नाम के बिना, यानी राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। लेकिन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो लिखिएगा जब वाणी बाह्य आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है तब वो विष के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि काम, क्रोध, मंद, लोभ इत्यादि से परिपूर्ण जो होती है भाषा, उसी समय में मनुष्य का वाणी यानी निकलने वाली आवाज़ विष यानी जहर के समान हो जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कवि गरीब की वस्तुओं को क्यों उल्लेख करता है। देखिए गरीब अपना जीवन चक्र अजीबोगरीब की तरह यापन करता है। अभावों के बीच में वह मिथ्या बड़प्पन ढोने की चेष्टा करता है। पर्व त्यौहार अतिथि आगमन पर वह अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च करता है। उसके बाद में कहता है कि अभुक्षितः किम न करोति पापम के आधार पर वह कृत्रित करने में भी नहीं हिचकता है। अगला सवाल कहता है बहादुर ने अपना घर से क्यों भाग गया था, यानी बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, लिखिएगा। बहादुर के पिता जीवित नहीं थे, उनकी माँ ही घर को चलाती थी जो स्वभाव में काफ़ी ही गुस्सैल होने के कारण बहादुर को बहुत मारती पीटती रहती थी। एक दिन जब उसने अपने भैंस को पीटे जाने के कारण बहादुर को बहुत बेदर्दी से मारा था, इससे वो तंग आकर एक दिन बहादुर ने अपना घर से भाग निकला, यानी घर से निकल गया था। एक समय की बात है जब बहादुर की माँ को एक बहुत ही प्यारी भैंस जब बहादुर उसे चराने ले गया था तो भैंस को बार बार परेशान कर रहा था बहादुर को, जिस कारण बहादुर ने भैंस को खूब पिटाई किया था। अब वो भैंसिया क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते बहादुर की माँ के पास चली आई थी। अब भैंस को स्वभाव के देखते हुए बहादुर की माँ समझ गई कि हो सके तो बहादुर ने इस भैंस को मारा पीटा है। तो ऐसे में बहादुर को उसकी माँ जो गुस्सैल प्रकृति की थी, गुस्सैल स्वभाव की थी, उसे बहुत पिटाई करती है और खूब पीटती है। इसके कारण बहादुर को बहुत बेदर्दी से मारा पीटा जाता है। इससे तंग आकर बहादुर ने अपना घर छोड़ देता है, यानी घर को से भाग जाता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आ हो। दोस्तों वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।